Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you students? Hope you all are fine and taking the video classes. Along with that, you are also completing your work and learning the question answers. Is it? कर रहे हैं ना सब काम कंप्लीट करने के साथ उसको याद भी? Good. In our last lecture, we have completed unit number 5, that was air. और क्या था last lecture? About barometer, its types and air pollution. So tell me, what is barometer? An instrument that is used to measure air pressure is called barometer. Good. Name the types of barometer. Good. That are simple barometer, Android barometer and altimeter. Very good. What is air pollution? Good. The addition of harmful and poisonous substances in the air is called air pollution. Good. Now we are going to start our new unit, that is unit number 10, sound. जी, तो यूनिट नंबर 10 आज पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? साउंड. साउंड मीन्स आवाज़. इसे कहते हैं साउंड. आवाज़ को कहते हैं. अभी आप लेक्चर सुन रहे हैं किसके ज़रिए? मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो आपको लेक्चर समझ में आ रहा है. ठीक है. इसी तरह से जब हम सुबह उठते हैं तो क्या होता है, कुछ लोग तो अलार्म क्लॉक पे अलार्म सेट करते हैं, जैसे वो बजता है उनकी आँख खुल जाती है, या कुछ को मदर्स उठाती हैं उनकी, उठ जाइए सुबह हो गई है. ठीक है. या फिर कभी ऐसा होता है कि बर्ड्स बहुत ज़्यादा चिर्पिंग कर रहे होते हैं, चहचहा रहे होते हैं, उनसे भी हमारी आँख खुल जाती है. यानी हम कह सकते हैं कि हमारे दिन का आगाज़ आवाज़ें सुनने से होता है. साउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ. हमारी ज़िंदगी में साउंड की बहुत ज़्यादा अहमियत है, बहुत ज़्यादा ये अहम है, क्योंकि हम जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, वो किसके ज़रिए कर रहे होते हैं? मोस्टली साउंड के ज़रिए. ठीक है. सो व्हाट इज़ साउंड? साउंड क्या है? एनीथिंग दैट कैन बी हर्ड इज़ कॉल्ड साउंड. कोई भी चीज़ जो सुनी जा सके उसे हम क्या कहते हैं? साउंड, आवाज़. साउंड इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी. ये क्या है? एनर्जी की एक काइंड है. और आपको पता ही है कि एनर्जी किसे कहते हैं? गुड. द एबिलिटी टू डू वर्क. किसी भी काम को करने की सलाहियत क्या कहलाती है? एनर्जी. तो साउंड भी क्या है? काइंड ऑफ एनर्जी है दैट इज़ फॉर्म बाय वाइब्रेशंस. और ये किससे बनती है आवाज़? वाइब्रेशन से. वाइब्रेशंस पता है किसी को? गुड. वाइब्रेशन कहते हैं द टू एंड फ्रो मूवमेंट इज कॉल्ड वाइब्रेशन. टू एंड फ्रो मीन्स बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट, यानी पीछे की तरफ जाना और आगे की तरफ आना. ठीक है. द टू एंड फ्रो मूवमेंट क्या है? बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट. आगे पीछे की हरकत को हम टू एंड फ्रो मूवमेंट कहते हैं. और जिस भी ऑब्जेक्ट में टू एंड फ्रो मूवमेंट होती है वो वाइब्रेशंस क्रिएट करती है, और वाइब्रेशंस क्या बनाती हैं? साउंड. इतना है सबको समझ में? साउंड्स आर मोस्टली प्रोड्यूस्ड बाय टू ऑब्जेक्ट्स. दो ऑब्जेक्ट्स होती हैं तभी मोस्टली क्या होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है. फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास ये स्केल मौजूद है, इसमें से कोई आवाज़ आ रही है? नहीं. लेकिन क्या होगा जब मैं इसको वाइट बोर्ड पर स्ट्राइक करूँगी तो क्या प्रोड्यूस हुई? साउंड प्रोड्यूस हुई ना, साउंड प्रोड्यूस. अभी ये बिल्कुल एक ऑब्जेक्ट के तौर पे आपके सामने मौजूद है, कोई साउंड नहीं आ रही, लेकिन जैसे ये स्ट्राइक करेगा बोर्ड के ऊपर तो आपकी साउंड प्रोड्यूस होगी. ठीक है. इसी तरह से हमारे पास क्या है? ये एक स्केल मौजूद है. कोई आवाज़ आ रही है इसमें से? नो. लेकिन जैसे ही क्या होगा, ये फ्लोर के साथ स्ट्राइक हुआ, इसने क्या प्रोड्यूस की? साउंड. तो साउंड क्या होता है? दो ऑब्जेक्ट्स मिलकर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं, जो किसका सबब बनती है? साउंड प्रोड्यूस करने का. जी. अब मुझे एक बात बताइए, कभी कभी आपने फील किया है वाइब्रेशन को? कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा हो. बाज़ दफ़ा हम वाइब्रेशन को फील कर सकते हैं, देख भी सकते हैं. अब देख लेते हैं हम वाइब्रेशंस कैसे प्रोड्यूस हो रही है. ठीक है. आपको नज़र आ रही है स्केल. स्केल इस वक्त कोई आवाज़ प्रोड्यूस कर रहा है? नहीं. जब तक इसमें वाइब्रेशन नहीं होगी ये कोई भी आवाज़ प्रोड्यूस नहीं करेगा. अब स्केल को मैं स्ट्राइक करूँगी तो आप देखिएगा कि वाइब्रेशंस कैसे हो रही है. ऊपर नीचे मूव करेगा स्केल और आपको आवाज़ भी सुनाई देगी. नजर आई? ये जो ऊपर और नीचे के मूवमेंट है, टू एंड फ्रो मूवमेंट, या इसको हम बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट भी कहते हैं,
जब ये प्रोड्यूस होती हैं तो इसका मतलब है क्या प्रोड्यूस हुई, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुई, और वाइब्रेशन क्या प्रोड्यूस करती हैं, साउंड। ठीक है, अभी आपने एक बात और फील की होगी, मैं बोल रही हूँ या आप बात कर रहे हैं, जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो वाइब्रेट करता है और फिर साउंड प्रोड्यूस होती है। इसके लिए आप ये कीजिए कि अपना हाथ अपने गले पर, थ्रॉट पर रखिए, और जो मैं पढ़ रही हूँ मेरे साथ साथ वो आप भी पढ़िए। रख लिया सबने? स्टार्ट करें। गुड। What is sound? Sound is a form of energy that is formed by vibrations. जी, कुछ फील हुआ? आपके गले में कोई चीज़ थी जो बार बार क्या कर रही थी, टू एंड फ्रोस की हरकत हो रही थी, वाइब्रेशंस की तरह हो रही थी, और जैसे ही आपने बोलना बंद किया तो आपकी साउंड भी आना रुक गई। यही हुआ सबके साथ। तो आपकी बॉडी में एक पार्ट मौजूद है, वॉइस बॉक्स। क्या कहते हैं इसको? वॉइस बॉक्स। अभी वॉइस बॉक्स आप बिल्कुल एक्यूरेटली फील कर सकते हैं जब आप खाना खा रहे होते हैं, तो आप उस खाने को निगलते हैं। अपने थ्रॉट पे हाथ रखिए और ज़रा निगल कर देखिए, बगैर निवाला खाए ही निगल कर देखिए, निगल सकते हैं ना जी। तो ये जो बम प्रोड्यूस हो रहा है आपकी थ्रॉट में, जो आपको एक उभरा हुआ हिस्सा फील हुआ, ये क्या है, हमारा वॉइस बॉक्स। ये वाइब्रेट करता है तो हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इस वॉइस बॉक्स को कहते हैं लैरिंग्स। क्या कहते हैं? लैरिंग्स। एनी कन्फ्यूजन? गुड। यानी हम कह सकते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करती है तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है, और जैसे उसकी वाइब्रेशन रुक जाती है तो वो साउंड भी स्टॉप हो जाती है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करती है तो वो वाइब्रेशंस एयर में मूव करती हैं। एयर के अंदर क्या मौजूद होते हैं? पार्टिकल्स, ज़रात मौजूद होते हैं। ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगी तो वो क्या करेगी? एयर के पार्टिकल्स को भी जो उसके आसपास थे मूव करवाएगी। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स इट कॉजेज द एयर पार्टिकल्स अराउंड इट टू मूव। अब वो पार्टिकल्स जब मूव करते हैं तो वो क्या करते हैं? दूसरे पार्टिकल्स जो उनसे आगे मौजूद होते हैं उनको बम्प करते हैं, उनसे टकराते हैं। जब वो उनसे टकराएंगे तो वो और आगे वालों से टकराएंगे, और ये प्रोसेस होता रहेगा जब तक उनमें एनर्जी ख़त्म नहीं हो जाती। ठीक है, तो ये जो वाइब्रेशंस हैं ट्रैवल कर रही हैं पार्टिकल टू पार्टिकल, ये एक वेव बना लेती हैं जिसे हम कहते हैं साउंड वेव। और उस साउंड वेव के ज़रिए क्या ट्रांसफ़र हो रही होती है? हमारी साउंड एनर्जी। इस डायग्राम के थ्रू मज़ीद समझ लेते हैं इस बात को जी। तो ये डायग्राम है, इसमें जो आपको ब्लैक डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये शो कर रहे हैं एयर पार्टिकल्स को। किसको शो कर रहे हैं? एयर पार्टिकल्स को। और ये एरो जो है ये एनर्जी जो इनके वाइब्रेशन से एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफ़र हो रही है उसको शो कर रही है। ठीक है, क्या होता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करती है तो जो उसके इर्द गिर्द एयर मौजूद होती है उसके पार्टिकल्स भी क्या करते हैं? मूव करना शुरू कर देते हैं, वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। वाइब्रेशन बिल्कुल ऐसे ही है, उसकी एग्जाम्पल आप अपनी डेली लाइफ से ये ले सकते हैं कि जब आप तिलावत कर रहे होते हैं तो क्या होता है, खड़े तो अपनी जगह पर होते हैं लेकिन आपकी अपर बॉडी आगे और पीछे मूव कर रही होती है। तो वो जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट है आगे पीछे की, उसे क्या कहते हैं? वाइब्रेशन। इसी तरह से जब बॉडी में वाइब्रेशन होगी तो जो हमारी एयर होगी सराउंडिंग में, उसके पार्टिकल्स भी क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे। यानी एक पार्टिकल एनर्जी ट्रांसफ़र कर देगा वाइब्रेशन के थ्रू दूसरे पार्टिकल्स को, दूसरा तीसरे को, थर्ड फोर्थ को, फोर्थ फिफ्थ एंड सो ऑन। जब तक इनमें एनर्जी रहेगी ये अपनी एनर्जी वाइब्रेशन के ज़रिए एक से दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफ़र करते रहेंगे। और ये जो ट्रांसफ़र होगा एनर्जी का, ये क्या किसकी सूरत में होगा? वेव की सूरत में। जैसे आपको नज़र भी आ रही है, समंदर की लहरें देखी कभी? बिल्कुल इसी तरह से ये वेव की फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है साउंड। ठीक है, और इसको हम कह देते हैं साउंड वेव। और ये जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है ये कौन से ट्रांसफ़र हो रही है? साउंड एनर्जी। इतना आया सबको समझ में? आइए बोर्ड पर देख लेते हैं। What is sound? Anything that can be heard is called sound. कोई भी चीज़ जो सुनी जा सके उसे क्या कहते हैं? साउंड। साउंड इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी। साउंड किसकी काइंड है? एनर्जी की।
दैट इज़ फॉर्म बाय वाइब्रेशंस, जो किसके ज़रिए बनती है? वाइब्रेशंस के ज़रिए। ठीक है, वाइब्रेशंस क्या होती हैं? द टू एंड फ्रो मूवमेंट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। और टू एंड फ्रो मूवमेंट क्या है? बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स इट कॉजेज द एयर पार्टिकल्स अराउंड इट टू मूव। जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रही है तो वो क्या करती है? अपने पार्टिकल्स को एयर के मूव करवाती है जो उसके इर्द गिर्द मौजूद हो। These particles bump into particles close to them and this continues until they run short of energy. अब क्या होता है? बम्प कहते हैं स्ट्राइक करने को। ये पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स को जो उनके करीब होते हैं उनसे टकराते हैं, बम्प करते हैं, और ये उस वक्त तक होता रहता है प्रोसेस जब तक उनमें एनर्जी ख़त्म नहीं हो जाती। डन। नेक्स्ट है द वाइब्रेशन ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स। अब ये जो वाइब्रेशन हो रही है ये किसकी सूरत में हो रही है? साउंड वेव्स की सूरत में। द साउंड वेव्स मूव साउंड एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब ये साउंड वेव जो है वो क्या मूव करवा रही है? साउंड एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक है, सो वाइब्रेटिंग बॉडीज प्रोड्यूस साउंड, व्हेन दे स्टॉप वाइब्रेटिंग दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड। यानी वाइब्रेटिंग बॉडीज़ क्या प्रोड्यूस करती हैं? साउंड, और जब वो रुक जाती हैं वाइब्रेट करना तो उनकी आवाज़ आना भी रुक जाती है। अब देख लेते हैं हम हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साउंड आर देयर। टाइप्स ऑफ साउंड यानी साउंड की टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ साउंड। फर्स्ट वन इज कॉल्ड प्लेजेंट साउंड, सेकेंड वन इज कॉल्ड अनप्लेजेंट साउंड। फर्स्ट वन कौन सी है? प्लेजेंट साउंड। एंड सेकेंड वन कौन सी है हमारे पास? अनप्लेजेंट साउंड। ठीक है, प्लेजेंट कहते हैं खुशगवार को जो हमें अच्छी लगे, और अनप्लेजेंट कहते हैं ना खुशगवार को जो हमें अच्छी ना लगे। प्लेजेंट साउंड्स क्या हैं? दे आर प्रोड्यूस्ड बाय रेगुलर वाइब्रेशंस। रेगुलर वाइब्रेशंस का मतलब है कि कोई वाइब्रेशन मिस नहीं है हमारे पास और एक सिस्टमैटिक वे में वाइब्रेशंस आ रही हैं रिदम के साथ। ऐसी वाइब्रेशंस बनाती हैं प्लेजेंट साउंड्स। ठीक है, और अनप्लेजेंट को देख लेते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय इररेगुलर वाइब्रेशंस, यानी वो साउंड्स जो इररेगुलर वाइब्रेशन के ज़रिए बनती हैं उन्हें कहते हैं अनप्लेजेंट साउंड्स। ठीक है, यानी वाइब्रेशंस जो हैं वो सिस्टमैटिक वे में नहीं आ रही हैं, एब्रप्ट वे में आ रही हैं, मिसिंग है, तो वो हमारी कौन सी साउंड बना रही हैं? अनप्लेजेंट साउंड। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास प्लेजेंट साउंड का है, दे आर सॉफ्ट। ये कैसी होती हैं? सॉफ्ट होती हैं, कानों को हमारे अच्छी लगती हैं, भली लगती हैं। एंड अनप्लेजेंट साउंड का नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर लाउड, यानी ये कैसी होती हैं? ऊंची आवाज़ें होती हैं, सुनने में अच्छी नहीं लगती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्लेजेंट साउंड का, दे आर प्लीजिंग, यानी ऐसी आवाज़ें होती हैं ये जिनसे हमें खुशी महसूस होती है, सुकून मिलता है जिनको सुनकर। ठीक है, जबकि इसके मुकाबले में अनप्लेजेंट साउंड्स कैसी होती हैं? दे आर इरिटेटिंग, यानी वो हमें परेशान कर रही होती हैं, सर में दर्द कर रही होती हैं। ऐसी साउंड्स को अनप्लेजेंट साउंड्स कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज दे आर ऑल्सो नॉन एज म्यूजिकल साउंड्स। प्लेजेंट साउंड का एक और नाम भी है, इन्हें हम कहते हैं म्यूजिकल साउंड्स। ठीक है, म्यूजिकल साउंड्स इसे कहते हैं प्लेजेंट साउंड को। अनप्लेजेंट का पॉइंट है, दे आर ऑल्सो नॉन एज नॉइज, यानी हम अनप्लेजेंट साउंड को क्या कहते हैं कि वो नाखुशगवार आवाज़ें जो प्रोड्यूस होती हैं वो नॉइज यानी शोर कहलाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं प्लेजेंट साउंड्स की क्या हैं? चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स, परिंदों का चहचहाना। साउंड ऑफ अजान, अजान की आवाज़। साउंड ऑफ रेनफॉल, बारिश की आवाज़। ये सब आवाज़ें ऐसी हैं जो सॉफ्ट हैं, प्लेजिंग हैं, रेगुलर वाइब्रेशन के ज़रिए प्रोड्यूस होती हैं, इसलिए हम इनको कह देते हैं कि ये प्लेजेंट साउंड्स हैं यानी म्यूज़िकल साउंड्स हैं। अनप्लेजेंट साउंड की एग्जाम्पल्स देखें तो वो एग्जाम्पल्स हैं ट्रैफिक साउंड, यानी वो आवाज़ें जो ट्रैफिक से आ रही हैं। कभी आप रोड पर मौजूद हो, ट्रैफिक जैम हो जाए तो हर व्हीकल में से लाउड हॉर्न्स बज रहे होते हैं, उससे क्या होता है? सर में दर्द हो जाता है। साउंड फ्रॉम लाउड स्पीकर पे जो ऐलानात हो रहे होते हैं। साउंड ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क,
और घर में या फिर फैक्ट्रीज़ में या फिर बाहर रोड वगैरह पर कहीं कोई बिल्डिंग बन रही हो, वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, जो मशीन्स यूज़ होती हैं, उनकी आवाज़ें। तो आवाज़ें कैसी होती हैं? इरिटेटिंग होती हैं, लाउड होती हैं, और उनकी वाइब्रेशंस क्या होती हैं? इर्रेगुलर। इसीलिए हम उनको कहते हैं कि वो अनप्लेजेंट साउंड्स हैं, यानी कि वो क्या बना रही हैं? नॉइज़। इतना आ गया सबको समझ में? गुड। नाउ हम समझ लेते हैं कुछ टर्म्स पेंडुलम की डायग्राम के थ्रू, जो हमें साउंड का चैप्टर आगे समझने में मदद देंगे। तो आइए देख लेते हैं। तो ये डायग्राम है हमारे पास पेंडुलम की। आइए देख लेते हैं इसको। पेंडुलम हमारे पास एक पॉइंट से टाई है, जिसे हम कहते हैं फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है। अब इस फिक्स्ड पॉइंट के साथ क्या है? पेंडुलम की स्ट्रिंग है, और एंड में क्या लगी हुई है? मेटल बॉल। तो हमारा क्या बन जाएगा? ये पेंडुलम। ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी पोजीशन के क्या नेम्स हैं। जो सेंट्रल पोजीशन है हमारी, इसको हम क्या कहते हैं? पेंडुलम की मीन पोजीशन। सेंट्रल पोजीशन ऑफ पेंडुलम इज कॉल्ड मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन से अगर मैं इसको राइट साइड पर लेकर आती हूँ, तो जितनी ऊंचाई पर मौजूद होगा, इसको कह देंगे एक्सट्रीम पोजीशन। क्या कह देंगे? एक्सट्रीम पोजीशन। अब चाहे मैं इसको सेंटर से राइट साइड पर लेकर आऊँ, तो ये राइट साइड भी क्या कहलाएगी? एक्सट्रीम पोजीशन। और अगर मैं इसको मीन से लेफ्ट साइड पर लेकर जाऊँ, तो ये वाली पोजीशन भी क्या कहलाएगी? एक्सट्रीम पोजीशन। यानी लेफ्ट हो या राइट हो, दोनों कौन सी पोजीशन है? एक्सट्रीम। और जो सेंटर वाली है, वो कौन सी पोजीशन कहलाती है? मीन पोजीशन। ठीक है। अब हमारे पास एक वाइब्रेशन कब कंप्लीट होती है, देख लेते हैं यहाँ पर। जब मैं इस पेंडुलम को लेके जाऊंगी राइट साइड पर, राइट साइड पर ले जाकर जब मैं यहाँ पर इसको छोड़ूंगी, तो क्या होगा? हमारा पेंडुलम मूव करेगा एक्सट्रीम से मीन की तरफ, मीन से एक्सट्रीम की तरफ, फिर वापस आएगा एक्सट्रीम से मीन की तरफ, और मीन से एक्सट्रीम की तरफ। तो ये हो जाएगी हमारी वन वाइब्रेशन। और वाइब्रेशन को ही हम क्या कहते हैं? ऑसिलेशन। ठीक है। द मूवमेंट ऑफ पेंडुलम फ्रॉम एक्सट्रीम पोजिशन towards mean position, then from mean to extreme, then extreme to mean, and mean to extreme. This movement is called oscillation. ठीक है। ये हमारी वन ऑसिलेशन है। अब वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है, जो भी हम स्टॉप वॉच से अपना टाइम मेजर करेंगे कि वन ऑसिलेशन कितने टाइम में कंप्लीट हुई है, तो वो क्या हो जाएगा? उसका पीरियड। क्या हो जाएगा? पीरियड। ठीक है। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड पीरियड। डन? एनी कंफ्यूजन? अब हमारे पास एक्सट्रीम और मीन, इसका जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या कह देते हैं? एम्पलीट्यूड। क्या कह देते हैं? एम्पलीट्यूड। याद रखिएगा, द डिस्टेंस बिटवीन एक्सट्रीम एंड मीन पोजिशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अब ये एक साइड का है, ये एम्पलीट्यूड, और अगर इसे देर से देखेंगे तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो होगा एम्पलीट्यूड। ठीक है। पूरा नहीं लेके जाएंगे इसको यहाँ से यहाँ तक। एम्पलीट्यूड क्या है? डिस्टेंस बिटवीन एक्सट्रीम एंड मीन पोजीशन। ये जो डिस्टेंस है, इसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। और जो मूवमेंट है एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम की तरफ, और दूसरे एक्सट्रीम से पहले एक्सट्रीम की तरफ, ये एक जो होगी मूवमेंट, इसे ऑसिलेशन यानी वाइब्रेशन कहते हैं। इस एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, उसे क्या कहते हैं? पीरियड। क्या कहते हैं? पीरियड। और अगर हमें मालूम करनी है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारे पास कि एक सेकेंड में जितने भी ऑसिलेशंस हों, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीट इन 1 सेकेंड। यानी आप क्या करेंगे? स्टॉप वॉच लेंगे, 1 सेकेंड का उसमें टाइमर लगा दीजिएगा। 1 सेकेंड में हमारा पेंडुलम जितनी मर्तबा फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन से सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन को टच करता हुआ वापस आएगा, ये हमारी एक ऑसिलेशन थी। अभी जितनी मर्तबा भी ऑसिलेशंस कंप्लीट होंगी 1 सेकेंड में, वो क्या हो जाएगा? इसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है? द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीट इन 1 सेकेंड। ठीक है। आ गया समझ में? एनी कन्फ्यूजन? चलें इसको प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ देख लेते हैं हम पेंडुलम हम बना सकते हैं किससे? आपके पास कोई भी फिक्स्ड पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ये मौजूद है। स्ट्रिंग होनी चाहिए और बॉब होना चाहिए। ये क्या है? मेटल की बॉल है। ठीक है। तो ये हमारा बन गया पेंडुलम।
अब पेंडुलम में आप देख लीजिए ऑसिलेशन किसे कहते हैं, ऑसिलेशन यानी वाइब्रेशन। पेंडुलम की जो अभी पोजीशन है, ये पोजीशन है मीन पोजीशन। क्या कहा जाता है इसको, मीन पोजीशन। अब इसको मैं लेफ्ट साइड पर लेकर जाऊंगी तो ये इसकी पोजीशन जो आपके पास सेंटर से लेफ्ट साइड तक आ रही थी, इसे कह देंगे एक्सट्रीम पोजीशन। चाहे वो लेफ्ट साइड की तरफ जाए या फिर वो सेंटर से राइट साइड की तरफ जाए, तो ये दोनों क्या होंगी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन। ये भी एक्सट्रीम है, ये मीन है, ये एक्सट्रीम है। इतना है सबको समझ में। अब ऑसिलेशन क्या होता है, जब हम एक्सट्रीम पोजीशन से बॉब को छोड़ेंगे और ये वापस आएगा। दोबारा देखिए, यहाँ से मैं छोड़ूंगी, उसके बाद ये राइट साइड पर जाकर दोबारा लेफ्ट साइड पर आएगा, तो ये इसकी वन ऑसिलेशन यानी वन वाइब्रेशन कंप्लीट होगी। देखिए अब इसको एक्सट्रीम से जा रही है, मीन पे पहुंचा, एक्सट्रीम के बाद दोबारा मीन पर आया। ये जो ये जाना यहाँ से और फिर वापस आना, इसे क्या कहते हैं, वन ऑसिलेशन। ऑसिलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड वाइब्रेशन। इतना समझ में आया सबको, गुड। नाउ देख लेते हैं ये जो आपका डिस्टेंस था मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन था, किसी भी एक साइड पर लेफ्ट ले लीजिए या राइट ले लीजिए। इस डिस्टेंस को जो मीन से आपका एक्सट्रीम तक है, इसे कहा जाता है एम्पलीट्यूड। क्या कहा जाता है, एम्पलीट्यूड। ठीक है। नाउ आपके पास था टाइम। टाइम जिसको हम पीरियड कह रहे हैं यहाँ पर, वो क्या होगा, एक ऑसिलेशन जितने भी टाइम में कंप्लीट होगी उससे क्या कहा जाएगा, पीरियड। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी यहाँ से छोड़ रही हूँ मैं एक्सट्रीम पोजीशन से, मीन पर जाकर वापस एक्सट्रीम पर आएगा। ठीक है। ये जो एक आपका ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ है, इसमें जितना भी टाइम खर्च हुआ है उसे हम क्या कह देते हैं, पीरियड। ये गया एक्सट्रीम से वापस एक्सट्रीम पर आया अपनी पोजीशन पर, इस एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम चाहिए वो क्या है, इसका पीरियड। डन, एनी कंफ्यूजन, गुड। नाउ देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपके पास, एक सेकंड में जितनी भी ऑसिलेशंस हो रही हैं, ठीक है, वो क्या होंगी, उसकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास होनी चाहिए इसके लिए स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच पे टाइम नोट करना है आपने 1 सेकंड का, और 1 सेकंड का टाइम जैसे ही आप नोट करने लगेंगे, अपना जो बॉब है पेंडुलम का, उसको एक्सट्रीम पोजीशन में लाकर छोड़ दीजिएगा। 1 सेकंड में जितने भी वाइब्रेशंस होंगी, ऑसिलेशंस होंगी, वो उसकी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी, लाइक दिस। नाउ 1 सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसमें हमारे पास कितनी आई थी, काउंट की किसी ने, 2। तो आपकी 1 सेकंड में ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी है 2। ठीक है, इतना आगे सबको समझ में, गुड। तो ऑसिलेशन किसे कहते हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ अ पेंडुलम इज कॉल्ड ऑसिलेशन। ठीक है। अब हम देख लेते हैं वो टर्म्स बोर्ड पर जो हमने डायग्राम और एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझी हैं। फर्स्ट वन इज ऑसिलेशन। द रेगुलर टू एंड फ्रो मूवमेंट्स आर कॉल्ड ऑसिलेशन। टू एंड फ्रो मूवमेंट यानी बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट जो रेगुलर हो रही है वो क्या बना रही है, ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस आर ऑल्सो नॉन एज वाइब्रेशंस। ऑसिलेशंस को हम वाइब्रेशंस भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज पीरियड। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड द पीरियड। वो टाइम जो एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए, मुकम्मल करने के लिए इस्तेमाल होता है, उस टाइम को कहते हैं पीरियड। ठीक। नेक्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस दैट आर कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन। यानी 1 सेकेंड में जितनी भी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीट होंगी वो क्या कहलाएगी, ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी। यानी फ्रीक्वेंसी कहते हैं एक चीज़ कितनी मरतबा हो रही है, उसकी काउंटिंग को। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज एम्पलीट्यूड। The distance that the bob travels from the center position to the extreme position is called its amplitude. वो distance जो central position से extreme position तक का है, bob cover करता है, उस distance को कहते हैं amplitude। इतना आ गया समझ में सबको? Any confusion? Good। चलते हैं अपने होमवर्क की तरफ। होमवर्क क्या है आपका, यूनिट नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए आपको जर्नल में करना है। ठीक है।
आइए देख लेते हैं कैसे करना है। पेज है हमारे पास 102 जहाँ पर मौजूद है हमारे पास यूनिट नंबर 10 की एक्सरसाइज। देख लेते हैं आपका होमवर्क क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए पार्ट है डिफाइन द फॉलोइंग, इनको डिफाइन करना है। टर्म्स मौजूद हैं आपके पास ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड। आइए देख लेते हैं जर्नल में कैसे करना है इसको। सबसे पहले तो हमें टाइटल पेज बनाना है। न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और जो न्यू चैप्टर है हमारे पास यूनिट नंबर 10 साउंड, वो रिलेटेड है साइंस की ब्रांच फिजिक्स से। बताया था ना फिजिक्स क्या होती है इंट्रोडक्टरी लेक्चर में जी। व्हाट इज़ फिजिक्स, किसकी स्टडी करते हैं इसमें हम? फोर्सेस एंड एनर्जी की स्टडी को क्या कहते हैं? फिजिक्स। ठीक है, द स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड एनर्जी इज कॉल्ड फिजिक्स। तो आप क्या करेंगे, टाइटल पेज बना लेंगे, पहले फिजिक्स लिखेंगे यूनिट नंबर 10 और फिर साउंड लिखेंगे। इसी तरह से जब इंडेक्स बनाएंगे तो वहाँ पर भी ब्लैक से पहले फिजिक्स, देन यूनिट नंबर 10, फिर साउंड। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पेज पर हम मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे, डेट डालेंगे यहाँ पर, फर्स्ट लाइन में लिखेंगे ब्लू से एक्सरसाइज। ठीक है, और फिर क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे हम ब्लैक से। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर देने हैं आपको क्वेश्चंस के। ए है आपके पास डिफाइन द फॉलोइंग। अब जो आपके पास टर्म्स थी वो क्या करनी है आपको, नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करनी है। फर्स्ट इज ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड। ठीक है, आफ्टर लिविंग अ लाइन हेडिंग डलेगी आपके पास नंबर 1 ऑसिलेशन, देन डेफिनेशन, अंडरलाइन कर लेंगे इसको ब्लू से। अभी डेफिनेशन है तो कहाँ लिखेंगे, पेज के सेंटर में। व्हाट इज ऑसिलेशन, ऑसिलेशन क्या है? द रेगुलर टू एंड फ्रो मूवमेंट्स आर कॉल्ड ऑसिलेशंस। ठीक है, जो टू एंड फ्रो मूवमेंट हो रही होती है आगे की तरफ और पीछे की तरफ, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, उस एक मूवमेंट को जो आगे और पीछे की तरफ हो रही होगी उसे कह देंगे ऑसिलेशन, और अगर ज़्यादा होंगी तो हम उन्हें कह देंगे ऑसिलेशंस। ठीक है, नेक्स्ट वन इज आफ्टर लिविंग अ लाइन, इन्वर्टेड कॉमास याद से ओपन भी कीजिएगा और क्लोज भी कीजिएगा। एक लाइन छोड़कर नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास फ्रीक्वेंसी की, देन डेफिनेशन, दोनों को अंडरलाइन करेंगे ब्लू से, इन्वर्टेड कॉमास करेंगे, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे ब्लू इंक पेन से, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन। यानी क्या है हमारे पास, 1 सेकेंड में जितनी भी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हो रही हैं वो क्या हो जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। नेक्स्ट आफ्टर लिविंग अ लाइन, थर्ड हमारे पास जो हेडिंग डलेगी वो किसकी है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड और फिर डेफिनेशन की, दोनों को कर लेंगे अंडरलाइन ब्लू से और स्टार्ट करेंगे सेंटर से, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, द डिस्टेंस दैट बॉब ट्रेवल्स फ्रॉम द सेंट्रल। वो डिस्टेंस, वो फासला जो बॉब कर रहा है पेंडुलम का, कहाँ से, सेंट्रल पोजीशन से। पेज हमारे पास अगर एंड हो गया तो हम न्यू पेज पे जाएंगे, लेकिन न्यू पेज पे जब जाएंगे तो सेंटर से ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एट बॉब ट्रेवल्स फ्रॉम द सेंट्रल, वो डिस्टेंस, वो फासला जो बॉब कर रहा है पेंडुलम का, कहाँ से, सेंट्रल पोजीशन से। पेज हमारे पास अगर एंड हो गया तो हम न्यू पेज पे जाएंगे, लेकिन न्यू पेज पे जब जाएंगे तो सेंटर से ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मार्जिन लाइन ड्रॉ होनी चाहिए आपकी सेकंड पेज पर भी। सेंट्रल वहाँ लिख दिया था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सेंटर में, पोजीशन टू द एक्सट्रीम पोजीशन इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। यानी सेंट्रल पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कह देते हैं, एम्पलीट्यूड। ये तीनों डेफिनेशंस आपको लिखनी भी हैं और याद भी करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।